नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम झारखंड में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, मैं सरगर्मी ही कहूंगा क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है। जो भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि हेमंत सोरेन संभवतः अपने पद से त्यागपत्र देंगे और अपनी पत्नी को अपने स्थान पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी एक खबर आ रही है। अभी जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, उससे एक बड़ी खबर आ रही है। अब तक ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इंडी अलायंस का संयोजक कौन होगा। तो करीब करीब अब ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जी को इंडी अलायंस का संयोजक 1-2 दिन में बना दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में जेडीयू का इंडी अलायंस से बाहर होना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके लिए जो थोड़ी बहुत संभावनाएं बिहार में बची हुई हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरी एनडीए अलायंस की, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह पलटा मारेंगे उसका पलड़ा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भारी हो जाएगा। इस पे दोस्तों हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे। आइए आज झारखंड की चर्चा करते हैं। झारखंड आज से 23 साल पहले 2000 में झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही यहाँ पे हमेशा से ही कभी भी किसी एक दल को, आज तक झारखंड का इतिहास रहा है दोस्तों कि झारखंड में किसी भी एक पार्टी को आज तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अर्थात यहाँ पे जो भी सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या फिर जेएमएम की सरकार। यहाँ पे 2 ही दलों की सरकार बनी है अब तक। एक अपवाद है, वो है मधु कोड़ा, लेकिन मधु कोड़ा भी एक अपने आप में केस स्टडी है कि वो निर्दलीय विधायक थे। वो पहले एक जमाने में भाजपा से विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी बने थे भाजपा के सरकार में, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो निर्दलीय थे। और उसमें भाजपा और आजसू को छोड़ करके यहाँ पे जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, मासास है, जो है सबके सबने उनको समर्थन दिया था और वो समर्थन के आधार पर निर्दलीय व्यक्ति मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बना था। छोड़िए, अब जो है बात ये आ रही है कि आज वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम का चुनाव पूर्व 2019 में चुनाव से पहले इनके बीच में गठबंधन हो चुका था, उसमें आरजेडी भी शामिल थी और इन लोगों को पूर्ण बहुमत मिला, गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, किसी पार्टी को नहीं, लेकिन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था और उनकी सरकार ठीक ठाक अपना जो भी अच्छा बुरा चल रही थी। अब इसमें हुआ क्या कि इस बीच में हेमंत सोरेन पे भूमि घोटाले का आरोप लगा और आरोप बढ़ता चला गया और अंततः इसमें ईडी इसमें शामिल हो गई जांच में। इससे पहले सीबीआई भी इन पे जांच कर चुकी है। सीबीआई ने इनके व्यक्तिगत संपत्ति की जांच की थी, लेकिन ईडी ने स्पष्ट किया है कल कि मुझे हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत संपत्ति क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ उनसे जो पूछताछ करनी है वो जो बड़गई एक जगह है रांची में, वहां पे जो भूमि घोटाला हुआ उसके संबंध में इनसे पूछताछ करनी है। इससे पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार सम्मन भेज चुकी है और 7वें सम्मन में उन्होंने हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई अब 2 दिन के अंदर में आप बताइए, आप समय बताइए कि आप कब उपलब्ध हैं, किस जगह पर उपलब्ध है, जगह बताइए, हम आपसे आकर के पूछताछ कर लेंगे। लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब सबको लग रहा है कि अंततः जो ईडी है इनको या तो गिरफ्तार करेगी या स्पेशल कोर्ट में जाकर के इनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करवाएगी। मैंने अंततः इनको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा और ये बहुत बड़ी राजनीतिक संकट है जेएमएम के लिए ही नहीं, पूरे गठबंधन के लिए। अफवाह तो बहुत दिन से थी कि जब भी हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष जाएंगे या उन्हें अंततः जेल जाना पड़ेगा तो उस स्थिति में वो सत्ता का कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप देंगे। ये पहले से तय था, लेकिन कल 31 को एक बड़ी न्यूज आई।
न्यूज ये था कि सरफराज अहमद जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन 2019 का चुनाव उन्होंने जेएमएम के टिकट पर लड़ा है। वो गिरिडीह के गांडे एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से अभी निर्वाचित एमएलए थे। तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र अचानक दे दिया। लोगों ने जानने की कोशिश की कि भाई कारण क्या है, क्यों आप, मैंने क्या आपकी नाराजगी है जेएमएम से या कोई और बात है। तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने रिजाइन किया। और सबसे मुख्य बात है कि जितनी तेजी से उन्होंने चुपके से उन्होंने रिजाइन किया, उससे भी तेजी से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया। ये एक बड़ी घटना होता यह है कि जब आप रिजाइन करते हैं तो ये स्पीकर को रिजाइन देते हैं, जो हमेशा ही जो सत्ताधारी दल होता है या गठबंधन होता है उसका ही स्पीकर होता है। तो विधानसभा स्पीकर जो है हमेशा इस चीज को दबा देता है। और इस बीच में सामान्यतः जो पार्टी का और वरिष्ठ नेता होते हैं त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और कई बार जो है फिर त्यागपत्र वापस ले लिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में सीधा उन्होंने त्यागपत्र दिया और विधानसभा स्पीकर के ऑफिस से घोषणा हुई कि सरफराज अहमद का जो त्यागपत्र है वो स्वीकार कर लिया गया। वो बड़े वरिष्ठ नेता है सरफराज अहमद। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने एकाएक त्यागपत्र क्यों दे दिया। यहीं पर जो अभी जो समस्या चल रही है मुख्यमंत्री जी की समस्या का जो चाबी है वो इस त्यागपत्र में छुपा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी है वो झारखंड की रहने वाली नहीं है, वो उड़ीसा की मूलतः रहने वाली है। उनका डोमिसाइल जो है वो उड़ीसा का है। तो अगर हेमंत सोरेन त्यागपत्र देते हैं और जो कल्पना सोरेन है उनकी पत्नी, अगर उनको सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है तो उन्हें हर हाल में 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से एमएलए बन के आना पड़ेगा, विधायक उनको बनना ही पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में कोई विधान परिषद तो है नहीं कि आप वहां से, जिस तरह से बिहार में है या यूपी में या महाराष्ट्र में है कि वहां पे क्या है कि मुख्यमंत्री चुनाव सामान्यतः नहीं लड़ता है। जैसे नीतीश जी भी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो जब उनको मुख्यमंत्री बनना होता है तो विधान परिषद से अपने को निर्वाचित करवा लेते हैं या अपने को नामांकित करवा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में। तो यहाँ पे झारखंड में चूंकि छोटा राज्य है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है उसे हर हाल में किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर तो आना ही पड़ेगा। अब चूंकि कल्पना सोरेन जो है वो मूलतः झारखंड की रहने वाली नहीं है, तो वो किसी भी यहाँ पे रिजर्व सीट से, जो यहाँ पे आदिवासियों के लिए जो विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है, आरक्षित है, उससे वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अगर वो उससे चुनाव लड़ेंगी तो उनको पहले ही विपक्षी दल जो सो हाईकोर्ट में घसीट लेगा या निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत कर देगा। मान लीजिए वो जीत भी जाती तब भी उनको जो है वो कभी भी एमएलए की सदस्यता उनकी रद्द करवा सकती है। तो इससे बचने के लिए कल्पना सोरेन के लिए आवश्यक है कि वो किसी भी सामान्य सीट से, सामान्य विधानसभा सीट से जो आरक्षित नहीं है, वहां से वो जीत करके एमएलए बने। तो इसी क्रम में सरफराज अहमद का जो त्यागपत्र है उसको देखा जा रहा है। उनके त्यागपत्र को ये देखा जा रहा है कि भाई अब यहां से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़कर वो जीत करके एमएलए बन जाएंगी और फिर उनके कुर्सी को कोई डर नहीं रहेगा। हालांकि ये भी सत्य है कि इसी साल के अंत में झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होगा, ये सत्य है। अर्थात अब से 8-9 महीने बाद या 10 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर 10-11 महीने में चुनाव तो हर हाल में झारखंड में विधानसभा का होना ही होना है। लेकिन चूंकि अगर इनको आज मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 6 महीना तो उससे पहले खत्म हो जाएगा, तो इनको हर हाल में एमएलए का चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा। ये तो रही बात भाई सामान्य सी। अब प्रश्न उठता है कि क्या झारखंड भी बिहार की राह पे चल पड़ा है। आपको दोस्तों याद होगा 90 का दशक जब लालू यादव जी चारा घोटाले में फंसे थे। तो चारा घोटाले में फंसने के बाद बहुत दिन तो आनाकानी करते रहे, बहुत सारी बातें हुई। उस समय के अखबार को अगर आप देखेंगे तो इवन एक समय में ऐसी भी स्थिति आई थी कि फोर्स भेजने की बात हो रही थी, वैसे हुआ नहीं। तो इस तरह की बातें हुई। अंततः उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने किया क्या, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को
मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी उससे पहले कभी भी राजनीति में नहीं रही। वो एक सामान्य घरेलू महिला थी, अपने बच्चों का लालन पालन करती थी और अपने घर का रख रखाव किया करती थी। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लालू यादव किसी और को सत्ता सौंपने के मूड में नहीं थे। हालांकि उस समय तक आरजेडी परिवारवादी पार्टी का ठप्पा उस पर नहीं लगा था। ये जब उन्होंने अपनी पत्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया और अब तो उनके बेटे बेटियां भी सक्रिय हैं राजनीति में, तब वो परिवारवादी पार्टी बनी। नहीं तो आरजेडी किसी भी अन्य दल की तरह, जैसे जेडीयू बिहार में है उसी की तरह एक पार्टी थी। और अगर लालू यादव अपने बाद सत्ता का हस्तांतरण अपने ही पार्टी के किसी अगर वरिष्ठ सदस्य को किए होते तो आज भी उसे परिवारवादी पार्टी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वही राजनीति बिहार में दोहराई जा रही है? हालांकि हेमंत सोरेन की स्थिति लालू यादव जी वाली नहीं है। हेमंत सोरेन भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। अगर गौर से देखा जाए तो उनके बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, वो सक्रिय थे अपने पिता के साथ में। शिबू सोरेन तो पूरे के पूरे झारखंड जो पृथक राज्य का आंदोलन है उनमें उसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर ये कहा जाए कि उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही थी झारखंड राज्य निर्माण में, तो कोई गलत नहीं होगा। उनके साथ में जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र थे दुर्गा सोरेन जी, उनकी अचानक मौत हो गई। नहीं तो आज वो हेमंत सोरेन की जगह पे होते और वो ठीक भी था। लेकिन हेमंत सोरेन जी की राजनीति में कोई भी दखल नहीं थी। इनका पृथक राज्य निर्माण के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब कहानियां बनेंगी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। वो उनके कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है उसके बड़ी सारी त्याग वाली कहानियां बनने लगती। लोग कहेंगे ये भी शामिल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और अगर कहीं था भी तो ये जग जाहिर नहीं है, लोगों को पता नहीं। ठीक है, तो चूंकि ये मुख्यमंत्री का पद या जो भी ये एमएलए एमपी जो भी ये बन रहे हैं, लोगों का बना भी रहे हैं, वो सब इनके पिता की विरासत है। ये सब के सब गुरुजी, शिबू सोरेन जी को प्यार से गुरुजी कहा जाता है, ये गुरुजी की विरासत है और ये उसी का परिणाम है कि ये आज मुख्यमंत्री के पद पे है। ये चाहते तो अपनी भाभी सीता सोरेन वो एमएलए हैं, या अपने भाई जो बसंत सोरेन है वो भी एमएलए, उनको ही बना सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने ना अपने भाभी को चुनने की कोशिश की है, ना अपनी भाभी को, ना अपने भाई को, छोटे भाई को। अर्थात ये अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो इन्होंने राजनीति में परिवारवाद की एक अनोखी परंपराएं चालू कर रहे हैं कि ना तो ये सत्ता का बंटवारा अपने भाई, छोटे भाई के साथ में करना चाहते हैं और ना ही दुर्गा सोरेन जी की जो पत्नी है सीता सोरेन, जो एमएलए हैं, उनके साथ में करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की तरह कि भाई ये बने, उसका इनकी पत्नी बनेगी, भगवान करे इनके बच्चे बड़े हों तो उसके बाद मैंने मान कर चलिए कि फिर इसके बाद जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो इनके बच्चों के बीच में होगा। तो ये पूर्णतः एक परिवारवादी पार्टी बनने की ओर जेएमएम में बढ़ रहा है। हालांकि जेएमएम में बहुत सारे गुरुजी के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने आंदोलन किया, वो अभी जिंदा है। और उन जेएमएम को बनाने में और जो जेएमएम का शाख बना हुआ है झारखंड राज्य में, उसमें उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन परिवारवादी पार्टी जब कोई पार्टी बन जाता है उसमें सबसे खराबी क्या है कि आप कितने भी कर्मठ हो, आप ईमानदार हो, आप जुझारू हो, आप पार्टी के अपना सब कुछ त्याग कर ले, लेकिन आप सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आप कुछ भी कर ले, आप सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते। ये हर परिवारवादी पार्टी की समस्या है और ये समस्या अब जेएमएम के साथ भी आ रही है। और भविष्य में हमको और भी ये परिवारवादी जो लक्षण है वो और भी देखने को इस पार्टी में मिलेगी। हालांकि जेएमएम का जो वोटर है, जो मूल वोटर है, उसका आधार आदिवासी हैं, मुसलमान हैं और कुर्मी जाति हैं। मूलवासी में कुर्मी जो हैं वो कमोबेश, हालांकि अब उसमें भी थोड़ा क्षरण हो रहा है, थोड़ी कमी आ रही, खास करके आजसू के उभार के बाद। लेकिन फिर भी ये तीन जो समुदाय हैं ये इनके कोर वोटर हैं, जिन्होंने जेएमएम का जिस जगह पे पहुंचाया है कि वो यहाँ के जो मुख्य पार्टियां हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन
सत्ता का हस्तांतरण कभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता है। सत्ता सिर्फ अब जो है सोरेन परिवार तक सीमित है। आप उसमें आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। तो अभी तो दोस्तों हुआ नहीं है, अभी कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनी नहीं है, अभी सिर्फ अफवाह है। अब लेकिन लगता है कि 1-2 दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ईडी अब हेमंत सोरेन के मामले में ज्यादा सब्र दिखाने के मूड में नहीं है, क्योंकि 7 सम्मन और ये 7वां सम्मन जो इन्होंने मिला है, इसमें ईडी इनसे कह रहा है कि भाई आप बताइए, आप समय बताइए, आप स्थान बताइए, हम वहां पर आकर आपसे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन उसके लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पे कहा कि भाई आप हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप भाई ईडी के पास जाइए, अपना जवाब तो दीजिए कि आखिर मामला है क्या। लेकिन हेमंत सोरेन पता नहीं उसके लिए भी तैयार नहीं थे। और आज ये दिन आ गया है जो सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि इनको संभवतः इस सप्ताह के अंत तक या तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी या हेमंत सोरेन खुद ही ईडी के सामने चले जाएंगे। दोनों ही स्थिति में यहां पर सत्ता का बदलाव कमोबेश लगता है कि होकर ही रहेगा। तो दोस्तों जब कुछ ऐसा होगा तो मैं फिर आपके सामने हम लोग आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, क्यों हुआ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।